हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज ये हमारी EMRS अकाउंटेंट की क्लास नंबर 12 है। सॉल्वेंसी रेशियोज। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रेशियोज करे थे। कौन से रेशियोज? करंट रेशियो है ना, क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो, और रेशियोज के बारे में थोड़ा सा हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। ठीक है, वो जो रेशियोज के बारे में हमारा डिस्कशन था वो हो गया था। 3 तरह के रेशियो बताए थे, है ना। और ये रेशियोज को कंसोलिडेटेडली क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, है ना। इनको कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये फर्म की जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने की कैपेबिलिटी बताते हैं। ये बात हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे? सॉल्वेंसी रेशियोज। देखिए, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियली सॉल्वेंट हो, आप सक्षम हो अपने फाइनेंस को पे ऑफ करने के लिए। आपने जो लाइबिलिटीज़ खड़ी कर रखी हैं ना, जो लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए आप कितने सक्षम हो, वो उसी को सॉल्वेंसी कहते हैं। और जब फर्म पे नहीं कर पाती है तो फर्म क्या हो जाती है ना, फर्म को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाती है। बोलते हैं ना, इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे विजय माल्या जी थे, विजय माल्या जी हो गए इंसॉल्वेंट, नीरव मोदी भाग गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो सॉल्वेंसी रेशोज जितने अच्छे होंगे, आपकी कैपेसिटी उतनी ही अच्छी है पे करने के लिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब सॉल्वेंसी रेशोज को समझने के लिए ना आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगे। देखिए, वो बेसिक टर्म्स एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए, बेसिक टर्म कैसे? जैसे कि आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक, इसको शेयर इक्विटी कहते हैं, है ना। टोटल इक्विटी कहते हैं। उसके अलावा इसको कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नंबर एक। दूसरा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड समझनी पड़ेगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करनी है ना। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्थ, है ना, नेटवर्थ कैलकुलेशन। तो आपको देखना पड़ेगा नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल डेट कैसे कैलकुलेट होता है फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज, है ना। तो क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे रेशियो के लिए हम ओवरड्राफ्ट को कंसिडर करते हैं, बट किसी एक रेशियो के लिए ओवरड्राफ्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें हो सकती है ना। तो ये सारी 4 बातें हमको पता होनी चाहिए। ये एक बार अगर हमको समझ में आ गई तो हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिक्विडिटी रेशियोज को निकाल सकते हैं। ऐसे रेशियोज भी निकाल सकते हैं जिनके बारे में हमने नहीं सुना हो। देखिए, रेशियोज का एक सीधा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। रेशियोज को याद रखने का, रटने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर्मूलाज में। आप क्या करिए, आप रीजन याद रख लीजिए, है ना। रीजन्स याद रख लीजिए। क्या रीजन? दैट विच रेशियो टेल्स अस व्हाट। ठीक है, आप ये याद रख लीजिए कि कौन सा रेशो हमको क्या बताता है। जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी रेशो हमको क्या बताते हैं कि फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी क्या है। इसीलिए हमने क्या किया था, सभी जगह CA अपॉन CL, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना, एब्सोल्यूट क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमने हर जगह करंट लायबिलिटी को ही क्यों यूज किया था? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होती है, इसीलिए हमने करंट लायबिलिटी को यूज किया था। आगे बात समझ में। जब हम बात कर रहे हैं अभी सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो हमारे फॉर्मूलाज में लॉन्ग टर्म चीजें आएंगे ना। डेट डिवेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के आएंगे, शॉर्ट टर्म के नहीं आएंगे। इतना हमको समझ में आ गया यहाँ से? ठीक है, चलिए। ये हमने कहीं से तो रेफरेंस लिया था, पता नहीं कहाँ से लिया था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। जनरल चीजें हैं, देख लीजिए। आ, इसको एक बार छोड़िए। ये फॉर्मूलाज जो है ना, ये फॉर्मूलाज एक बार रुक जाइए, पहले यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, फिर फॉर्मूला पे आएंगे। क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे मैं बताऊंगा ना तो ये रटने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या है, रटना नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास से क्या बताया है कि हम रटेंगे नहीं कभी भी। जैसे ये एक बैलेंस शीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। ये एक बैलेंस शीट है। मैं यहीं पे ही आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, यहीं पे ही आपको बस एक तरीका बता दूंगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या आइटम कहाँ जुड़ेंगे और क्या क्या आइटम कहाँ घटेंगे। ठीक, देखिए, ये ओवरव्यू है, ये पर्टिकुलर्स है। यहाँ पे लायबिलिटी है और कैपिटल लिखी हुई है, यहाँ पे एसेट लिखी हुई है। जैसे नॉन करंट एसेट है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख की, लैंड बिल्डिंग है 7 लाख की, फर्नीचर फिक्सर 1 लाख, टोटल 10 लाख की हमारी नॉन करंट एसेट है। उसके बाद करंट एसेट है, जैसे सन्ड्री डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। उसका प्रीपेड एक्सपेंस भी है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा ध्यान से। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो भी करंट एसेट होता है। ठीक, उसके अलावा गुडविल है, कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो हम इसको नॉन करंट एसेट मान लेंगे। गुडविल परचेज करी हुई होगी।
ठीक है। तो ये 4.5 लाख टोटल हो गया 20 लाख। ऐसे इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास में 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000, लॉन्ग टर्म लोन है 10% इंटरेस्ट, मतलब यहाँ सिर्फ 10% लिखा, मतलब 10% इंटरेस्ट एनुअल पेमेंट करना होता है 2 लाख के। बैंक ओडी है हमारे पास में 10% की 50,000 रुपये की। सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास में 1 लाख के, टोटल 20 लाख। तो 20-20 लाख बराबर है। एक मैंने आपको ईएमआरएस के बेसिक कॉन्सेप्ट में एक अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी, याद है क्या? पता नहीं कितनी याद है, नहीं है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी क्या? असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एक इक्वेशन बताई थी। तो मैंने बोला था कि अगर हमारे पास में दो चीज़ें दे रखी हो तो एक बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको असेट दे रखी है, ठीक है, और आपको लायबिलिटी नहीं दे रखी, और आपको कैपिटल दे रखी है, ठीक। तो अगर ये बी वाला पोर्शन हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? ए माइनस सी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको ए पोर्शन निकालना है तो ए पोर्शन निकालने के लिए बी प्लस सी कर सकते हैं, और सी पोर्शन निकालना है तो हम ए माइनस बी कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये मैं इसलिए रिकैप करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको यही सब अब काम आने वाला है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हल्के में लेते हैं, ये हल्के में मत ले लीजिए करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके किसी भी आगे के जो हैवी क्वेश्चंस होते हैं, हैवी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी हम बात कर लेते हैं पहले कि क्या क्या फंड होते हैं, है ना, इक्विटी वगैरह, ये कैसे कैसे अपने को निकालने हैं। देखिए पहला नाम मैंने ऊपर अभी आपको क्या बताया था यहाँ पे, शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना, टोटल इक्विटी प्रोप्राइटर फंड। तो जो शेयर होल्डर इक्विटी होती है, तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। तो जो मालिक होते हैं उनके पास का जो भी पैसा है वो उनका होना चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, और जो रिजर्व सरप्लस है ये भी तो इन्हीं का ही होता है, ठीक है। यानी कि ये तीन बातें, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, ये किसकी हो गई? ये ओनर्स की हो गई, है ना, ओनर्स हो गए। तो अगर सिंगल ओनर है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ठीक। तो ओनर्स, प्रोप्राइटर्स, है ना, यानी इनको कंसोलिडेटेडली क्या बोलते हैं हम? शेयर होल्डर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। तो अगर ओनर्स इक्विटी पूछ ले, प्रोप्राइटर्स इक्विटी पूछ ले, शेयर होल्डर्स इक्विटी पूछ ले, है ना, या फिर टोटल इक्विटी पूछ ले, ये सभी का आंसर क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दोनों तरह की, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ये कंसोलिडेटेडली कहलाएगा ओनर्स कैपिटल या शेयर होल्डर्स कैपिटल, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे कि 10% के आपने लोन ले रखा है जो लॉन्ग टर्म है, तो जो लॉन्ग टर्म लोन है, और ये बैंक ओडी वैसे होता तो शॉर्ट टर्म है। देखो मैंने बोला था ना, अलग अलग फॉर्मूला के लिए अलग अलग डेफिनेशन हमको यूज़ करनी पड़ती है। नॉर्मली होता तो ये शॉर्ट टर्म है, चूंकि बैंक ओडी पे इंटरेस्ट लगता है। और जब भी हम लिक्विडिटी रेशोज में बात करेंगे डिबेंचर्स की, डेट की, तो वहाँ पर जहाँ भी हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है तो उसको कंसिडर करना पड़ता है एज ए डेट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन हमारे हो गए प्लस बैंक ओडी सिर्फ इस केस में, बाकी हम करंट लायबिलिटी ही मानेंगे इसको। अगर हमको करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करना है ना करंट रेशो के लिए, तो वहाँ पर ये करंट लायबिलिटी है, इसके अंदर में हमारा ओडी भी आएगा और क्रेडिटर्स भी आएंगे, बट इस केस में जो है ये डेट का पार्ट बन जाएगी, ओके, ये हमारे डेट का पार्ट बन जाएगी। तो ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए डेट, ये डेट हो गए लॉन्ग टर्म लोन प्लस बैंक ओडी, बिकॉज इट्स हैविंग इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है और ऐसा आर्टिफिशियल क्वेश्चन दे दे तो आप इसको डेट में कंसिडर मत करिएगा फिर, ओके। फिर उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा डेट नहीं होता है, ये क्या होती है? हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाता है ना, नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स और अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो आप इस तरह से इसको सेग्रीगेट कर लीजिए कि जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है वो आपके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। इस पर्टिकुलर किस केस में? पर्टिकुलर लिक्विडिटी, सॉरी, पर्टिकुलर सॉल्वेंसी रेशोज के लिए, ओके। तो यहाँ से हमको तीन चीज़ें समझ में आ गई कि अगर हमको इक्विटी के बारे में कुछ भी पूछ ले तो ये तीनों चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हमको जोड़ना है। उसके अलावा डेट की जब बात पूछे, डेट इक्विटी रेशो वगैरह जब हम करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ों को जोड़ना है। उसके अलावा जहाँ पर भी करंट लायबिलिटी की अगर बात कर रहा है तो सिर्फ वहाँ पर यही चीज़ लेनी है। तो अभी हम ए प्लस बी माइनस सी वो सारी बातें जो थी ना अभी हम करेंगे, इसीलिए मैं आपको थोड़ा ये ब्रेकअप कर करके बता रहा हूँ। असेट साइड में चल लेते हैं, कुछ खास नहीं है, पहले से मैंने कर दिया था। जैसे कि प्लांट मशीन, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये कलेक्टिवली क्या कहलाएगी?
ये कलेक्टिवली कहलाएगी नॉन करंट असेट। ठीक बात है। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी कलेक्टिवली क्या कहलाएगी, करंट असेट। उसके अलावा ये जो हमारी गुडविल है, ये गुडविल क्या कहलाएगी, हमारी इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट, तो गुडविल भी तो एक असेट ही है, बट वो इंटेंजिबल नेचर की होती है। ठीक है बात। यहाँ पे जब हम नेटवर्थ की कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको काम आएगी, क्योंकि नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी क्या आपको पिक करनी है, एसेट आपको क्या पिक करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने ये एक खुद ने ड्राफ्ट किया था आपको समझाने के लिए। जरूरी नहीं है इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, एकदम शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं। अब ऊपर चलते हैं। अब देखिए अब आपको कैसे समझ में आएगा। प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में इसने बात करी, अभी आप खुद बताएंगे मेरे को प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो तीन बातें हैं, इन तीन आइटम को जोड़ने पे इसको प्रोप्राइटरी इक्विटी भी कह सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी कह सकते हैं। ठीक। दो अप्रोच हो सकती है। एक है हमारी लायबिलिटीज अप्रोच, यानी इस लायबिलिटी साइड के देख के, इस लायबिलिटी साइड को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे करेंगे, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने यही बताया आपको, ये तीनों चीजें जोड़ लीजिए, ये आपकी हो गई प्रोप्राइटरी कैपिटल या प्रोप्राइटरी इक्विटी। ठीक। या फिर प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने क्या बताया, ये तीन चीजें, ये दो चीजें। ठीक है, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी आप घटा दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है ना, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में ये बैंक ओडी नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है आपकी, एक शब्द ये भी आपको समझाना है, मैंने यहाँ ऊपर शायद इसका रेफरेंस भी लिखा था यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है ना, ये आपकी होती है ऐसी कैपिटल जो लॉन्ग टर्म है और बिजनेस में इन्वेस्टेड है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, अब वो चाहे आपके लोन के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे आपकी ओन कैपिटल के फॉर्म में हो, चाहे रिजर्व सरप्लस के फॉर्म में हो। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड कैपिटल है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। तो जो आपकी बैंक ओडी है वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड कैपिटल नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म ही होती है। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, आप ये जो कैपिटल है और ये जो लॉन्ग टर्म लोन है इसे ही लेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूँ, दूसरा पेन ले लेते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर और ये, ठीक है, यानी कि आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस प्योर लॉन्ग टर्म लोन, तो ये जो चीज़ है ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बात। अब ऊपर चलते हैं। तो प्रोप्राइटर फंड निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, दिस प्लस लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 10% ओनली। इसमें से अगर आप क्या घटा दो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि आपका जो 10% का लोन है ये घटा दो, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, इक्विटी टोटल माइनस दिस। ठीक, ये हो गई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके हिसाब से आएगा, हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दे, है ना, हो सकता है क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दे दे, है ना, वो किसी भी तरह से आपको डेटा दे सकता है। हमें उस डेटा का ब्रेकअप करना आना चाहिए। और रेशोज में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कौन सा रेशो क्या काम करता है, और आपको ये बेसिक चीज़ें पता है ना, ये आपको बेसिक चीज़ें पता है कि शेयर होल्डर इक्विटी क्या है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेटवर्थ कैसे निकलती है, टोटल डेट कैसे निकलता है। तो देखो टोटल डेट भी मैंने अभी आपको बता दिया बातों बातों में, टोटल डेट मैंने आपको बता दिया ना अभी। टोटल डेट क्या हो गया आपका, लॉन्ग टर्म के लोन हो गए, उसके अलावा बैंक ओडी भी हो गई अगर उस पर इंटरेस्ट जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपके डिबेंचर्स हो गए, है ना, उसके अलावा बॉन्ड्स अगर आपने इशू कर रखे वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या कहलाती है, टोटल डेट। तो डेट अपॉन इक्विटी, अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कशन अब करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब नेटवर्थ बचती है, नेटवर्थ के भी क्योंकि कुछ फॉर्मूले आएंगे, तो नेटवर्थ हमारी बचती है। अब नेटवर्थ क्या होती है, सिंपली अगर नेटवर्थ की मैं बात करूं, तो नेटवर्थ आपकी होती है असेट्स में से लायबिलिटी घटा दो, तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, नेट वर्थ, कि आपकी नेट में वर्थ क्या है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, यानी कि मैं असेट में से लायबिलिटी घटाने की बात कर रहा हूँ, तो बच क्या जाएगी, कैपिटल, कैपिटल बच जाएगी ना। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, इन शॉर्ट, है ना, इन शॉर्ट आपकी जो कैपिटल है इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो आपकी जो कैपिटल है वही तो नेटवर्थ होती है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, कि देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साफ साफ, नेटवर्थ,
नेटवर्थ आसान भाषाओं में असेट्स माइनस लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड नेटवर्थ। अब असेट्स माइनस लायबिलिटी, देन एक अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है। ठीक है, तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट में से जब लायबिलिटी बचाएंगे ए माइनस एल करेंगे तो क्या बचेगी, सी, कैपिटल ही बचेगी। यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। बिल्कुल ठीक बात है ना, शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू नेटवर्थ। बस, तो नेटवर्थ भी मैंने आपको निकालने बता दी कि किस तरह से नेटवर्थ निकलती है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें निकालनी आ जाएगी ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, टोटल डेट, है ना, शेयर होल्डर इक्विटी के अलग नाम भी ध्यान रखिएगा, टोटल इक्विटी, प्रोप्राइटर फंड। तो जब ये चीज़ें आपको आ जाएगी तो फिर तो क्या है, फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर निकालते जाइए और मजे मारते जाइए और कोई इशू थोड़ी है। देखिए अब हम फॉर्मूलाज की तरफ रुक करेंगे अभी। ठीक है, 15 मिनट की क्लास हो गई, 10 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये अभी तक इतना डिस्कशन करने का मेरा पर्पज़ ये था कि आपको ठीक से कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। हमको ऐसा कोई प्रिपेयर्ड डेटा नहीं मिल सकता है, हमको कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर का डेटा मिलता है और हमको उसको यूज करते हुए एक क्रक्स पे पहुंचना होता है कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़ करने वाली है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको निकालना बता दिया, मैंने आपको नेटवर्थ बता दी, शेयर होल्डर कैपिटल बता दी। ठीक है, एक रिवोल्यूशन रिजर्व होता है तो उसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप नेटवर्थ निकालेंगे ना तो उसमें शेयर होल्डर कैपिटल जो है, यानी कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैपिटल, उसके बाद में रिजर्व सरप्लस, ये तो आपको रखने ही रखने हैं, लेकिन उसमें से घटा देना है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जो रिजर्व होता है वो बेसिकली आर्टिफिशियल होता है, इसलिए उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम घटा देते हैं नेटवर्थ निकालते समय। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है तो ये तीनों के टोटल में से आप इसको घटा देना। ठीक है, ये बात हो गई। अब इस क्वेश्चन को आप पकड़ के चलिए और अपन सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, फटाफट फटाफट करते जाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। ठीक है, मज़ा आने वाला है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मज़ा आने वाला है, नहीं तो आप पॉज करके वापस से 15-16 मिनट की एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाए फिर आगे आप करिएगा। ठीक है, अब पहला जैसे रेशो है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत तरह के रेशो लिखाए थे, अलग अलग तरह के रेशो होते हैं। तो पहला जैसे रेशो है हमारा सॉल्वेंसी रेशो है डेट इक्विटी रेशो, है ना, डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए, लिखना है तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट मीन्स टोटल डेट। अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म आएंगे, डेट जो होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म आएंगे, लेकिन यहाँ पर ओडी जो है ना वो इंटरेस्ट बियरिंग है, जब इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है तो ये भी हमारा डेट कहलाएगा। अदरवाइज अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ओडी हम शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ डेट प्लस डेट अपॉन इक्विटी है, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट थे 2,50,000 की थी बैंक ओडी। ठीक है, तो 2,00,000, मैं इसको ब्रेकअप करके लिख दे रहा हूँ। ठीक, 2,00,000 प्लस 50,000, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विटी। तो इक्विटी हमारी क्या थी, 1, 2 और 3, यानी कि 15,00,000 और एक 16,00,000, 16,00,000 और 50,000, तो डिवाइड बाय 16,50,000। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जो डेट अपॉन इक्विटी है उसमें टोटल डेट आते हैं। ठीक है, तो डेट अपन ने देख लिए, लॉन्ग टर्म लोन देख लिए 2,00,000 प्लस 50,000 आपकी ओडी हो गई और 16,50,000 आपकी क्या हो गई, इक्विटी। इक्विटी में सारी बातें शामिल होती हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 0.15 टाइम्स। ठीक है, 0.15, और ये आपका किस में निकलता है, टाइम्स में निकलता है। मैंने बताया था रेशियोज या तो टाइम्स में निकलते हैं या परसेंटेज में निकलते हैं। ठीक, अब आगे चले, आगे और देख लेते हैं, आपका नेटवर्थ रेशो देख लेते हैं, 2 नंबर। ठीक, नेटवर्थ रेशो, नेटवर्थ रेशो का फॉर्मूला होता है आपका टोटल इक्विटी। मैंने क्या बताया था, नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी बताया ना, और समझाया भी था कि क्यों है नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी। तो यहाँ हम टोटल इक्विटी लिख लें डिवाइड बाय टोटल एसेट लिख लें। तो टोटल आपकी इक्विटी जो है ऊपर 16,50,000 ही है, वो तो सेम ही रहनी है हर हालत में, और यहाँ पर आप टोटल एसेट लिख लीजिए। अब टोटल एसेट आप देखिए कैसे आएगी, है ना, यहाँ पे क्या लिखिए, टोटल एसेट, और टोटल एसेट जहाँ तक मुझे शायद याद है 20,00,000 थी। ठीक है, तो ये जो है आपकी 16,50,000 डिवाइडेड बाय
20 लाख, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 0.825 इक्वल टू 0.825 टाइम्स, ठीक। तो ये आपकी क्या आ गई, नेटवर्थ रेशो, है ना, नेटवर्थ रेशो हो गया। उसके अलावा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। देखिए रेशो किसी भी नाम से रेशो बनाया जा सकता है, मैंने आपको बार बार बताया, तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है बस। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो बस डेट तो ऊपर ही रहना है, ठीक। कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे रहनी है। अब मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो क्या होती है आपकी, इक्विटी, यानी इक्विटी फंड जो है आपका पूरा तीनों तरह की, यानी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व सरप्लस। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ठीक। यहाँ पर ओडी नहीं आएगा, जो आपका बैंक ओडी था ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि नेचर उसका क्या है, नेचर उसका शॉर्ट टर्म है। हम सिर्फ उसको डेट के अंदर कंसिडर करते हैं, हम उसको डेट के अंदर कंसिडर करते हैं। बट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो लॉन्ग टर्म कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वहीं पे है। तो डेट हमारा क्या हो गया, 2 लाख तो हमारा है लॉन्ग टर्म लोन, और 50,000 का है बैंक ओडी। और 50,000 का बैंक ओडी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट दे रहा है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट पे हो रहा है। अगर इंटरेस्ट पे नहीं हो रहा होता तो हम उसको करंट लायबिलिटी मान लेते, जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, और उसको कंसिडर हम नहीं करते। बट यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डिबेंचर, वो डेट की श्रेणी का हो गया, है ना, देनदारी हो गई। 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया इक्विटी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो इक्विटी फंड हमारा कितना था, यहाँ ऊपर हमने निकाला था ना, ये देखो ये निकाला था 16,50,000, 16,50,000 प्लस लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितने थे हमारे, 2 लाख के। यहाँ पे 50,000 नहीं आएगा, तो ऊपर क्या हो गया मेरा 2,50,000 और नीचे क्या हो गया 18.5 लाख, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला के बेस पे क्या रेशो निकल के आया, 0.13 या 14 आ रहा है, वैसे तो 135 आ रहा है, तो 0.14 टाइम्स, ठीक है। ये हमारा हो गया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। नाम कुछ भी डालते जाइए और फॉर्मूला निकालते जाइए, रेशोज में यही तो मज़ा है, एक बार समझ में आ जाए ना उसके बाद में रेशोज कुछ भी नहीं है, ठीक है। टोटल असेट टू डेट रेशो, टोटल असेट्स टू डेट रेशो। बस आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए कि डेट में क्या लेना है, असेट में क्या लेना है। देखिए टोटल असेट टू डेट रेशो है, मतलब डेट तो नीचे जाएगा, करेक्ट बात कर रहा हूँ ना, टोटल असेट टू डेट रेशो। तो यहाँ पे तो जाएगा आपका डेट, ठीक, और यहाँ पे जाएगी आपकी टोटल असेट, बस बात खत्म। अब टोटल असेट आपको पता ही है कितनी थी, 20 लाख रुपए। और जो हमारे डेट थे वो थे 2,50,000। लॉन्ग टर्म डेट ही लेते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जो डेट होता है यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, यानी कि लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स यही लेते हैं, ओडी जो है नहीं लेते हैं। लेकिन इफ़ ओडी हैज़ इंटरेस्ट, अगर ओडी में इंटरेस्ट पे हो रहा है ना तो फिर इसको डेट का पार्ट बना देते हैं हम, ठीक है। तो आपका 20 लाख बटा कितना हो गया, 20 लाख आपकी टोटल असेट है, डिवाइड बाय 2.5 लाख, करेक्ट बात है। तो आपका हो गया 8 टाइम्स, यानी कि आपकी जो असेट है ना 8 टाइम्स हायर है आपके लॉन्ग टर्म डेट से, या फिर डेट से कह लो। यानी कि देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। ये अम्ब्रेला है, ठीक है, ये आपका बढ़िया सा सुंदर सा अम्ब्रेला है। इसके नीचे आप खड़े हो, ऐसे ही कुछ हो, तो अम्ब्रेला आपको बचाता है, अम्ब्रेला आपको क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो जितना बड़ा अम्ब्रेला होगा उतना ही आपको कवरेज मिलेगा, है ना, और आपको बारिश उतनी ही कम लगेगी, आप उतने ही सेफ रहोगे। तो जो हमारी टोटल असेट है ना, तो ये तो है अम्ब्रेला, ठीक। और हम जो है ना ये है बेसिकली रिस्क, है ना, या लाइबिलिटी कह लो इसको, आउटसाइडर लाइबिलिटी। ये है आपके डेट। तो आपकी टोटल असेट डेट को कितना कवर करती है, इसीलिए टोटल असेट देखोगे ऊपर है और डेट जो है नीचे है। समझ में आया, एक ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप टोटल असेट टू डेट को और समझ सकते हो। उसके अलावा कवरेज रेशो बता देता हूँ, देख लेते हैं एक बार, क्लास कितनी लंबी हो गई है, 24 मिनट की हो गई है, 2-3 मिनट और मेरे साथ बने रहिए, है ना। मैं आपको कवरेज रेशो भी करा देता हूँ, क्योंकि फिर हमारा ये लिक्विडिटी वाला खत्म हो जाएगा पार्ट, ठीक। कवरेज रेशो, कवरेज रेशो क्या होता है, मैंने आपको बताया था
कि आपके सॉल्वेंसी रेशो ही होते हैं बट आपका इंटरेस्ट पे होता है, वहाँ पर कवरेज रेशो वाली बात आती है। ठीक, जैसे कि आपकी बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशो, है ना, जैसे कि बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि हमारी प्रॉफिट्स इंटरेस्ट को कितना कवर करती है। तो प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर से तो आपने इंटरेस्ट घटा रखा है, इंटरेस्ट घटा रखा है ना, तो आपको तो बिफोर बिफोर इंटरेस्ट का चाहिए। तो बिफोर इंटरेस्ट के लिए एक टर्म जो होती है वो होती है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि जब इंटरेस्ट घट गया होगा उसके बाद तो टैक्स भी लग गया होगा, है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे उसमें टैक्स और प्लस कर देंगे उसमें क्या, इंटरेस्ट। तो आप आ जाओगे EBIT पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये कवर करेगी। देखो मैंने अभी आपको कवरेज का फॉर्मूला बताया था ना, कवरेज कवरेज का एक कॉन्सेप्ट बताया था अम्ब्रेला वाला। तो EBIT है ये EBIT है, तो ये किसको कवर करेगी, ये लायबिलिटी, मतलब यहाँ इस केस में इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट को कवर करेगी। ऐसे ही है। तो अभी जो हमारी बात थी वहाँ प्रॉफिट तो हालांकि हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला में हम EBIT को ही रख दें तो इंटरेस्ट पोर्शन में क्या हो जाएगा, हमारा 2 लाख था लॉन्ग टर्म, प्लस हमारी OD भी जो थी वो भी इंटरेस्ट दे रही है, तो 50,000 हो गई हमारी OD। 2.5 लाख, 2.5 लाख का जो है 10% कितना हो गया, 25,000। यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से EBIT अपॉन 25,000 ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। यानी कि आपका किसी भी तरह का आ जाए, है ना, यानी कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, जो कवरेज कॉन्सेप्ट है ना, कवरेज कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी हो सकती है आपके प्रिंसिपल अमाउंट की हो सकती है और इंटरेस्ट अमाउंट की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ EBIT वाले केस में हमने क्या किया, EBIT अपॉन इंटरेस्ट किया। ठीक है, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई मतलब चीज़ें बच रही है। अगर आपको डेट सर्विस कवरेज रेशो पूछ ले, है ना, आपको डेट सर्विस कवरेज रेशो भी पूछ ले, ये भी एक रेशो होता है, वहाँ पे भी मैंने क्या बताया, आपको कवरेज देखनी है तो कवरेज आपकी इनकम ही कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी ऊपर में आपकी इनकम हो गई। ठीक, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना, अदर नॉन कैश आइटम हो गए, वो सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी। ठीक है, और डिवाइड में क्या कर देंगे, डिवाइड में जो आपकी कॉस्ट है, यानी कि आपकी डेट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, आपके डेट की सर्विस कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। डेट सर्विस कॉस्ट क्या होती है, डेट सर्विस कॉस्ट का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। देखिए वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में जो था सिर्फ हमने क्या लिया था, इंटरेस्ट, बट अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो पूछ ले, है ना, डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो अगर पूछ ले तो वहाँ पे आपको डेट की सर्विस कॉस्ट बतानी है। अब डेट की सर्विस कॉस्ट क्या क्या होती है, एक तो इंटरेस्ट का आप पेमेंट करोगे, ये आपको करना पड़ रहा है, प्लस आपको जो प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट है वो भी तो पे करनी है ना, प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट ये भी आपको पे करनी है डेट सर्विस में। यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट प्लस 5 रुपये की अगर आपका प्रिंसिपल पार्ट है तो टोटल 15 रुपये आपको पे करने हैं ना, 10 + 15 ये टोटल 15 पे करने हैं। तो ऊपर तो आपका जो है वही प्रॉफिट ले लीजिए। ठीक है, और नीचे में आपका क्या है, नीचे में आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लेकिन जिसका पेमेंट हुआ हो, है ना, जो प्रिंसिपल आपने पे किया है वो, तो इस बेस पे आपके निकाल लेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशो निकाल लेंगे। तो ये हमने बेसिक बेसिक कवरेज रेशोज देख लिए, है ना, ये कुछ अलग तरह के हमारे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशोज देख ली, सॉरी सॉल्वेंसी रेशोज देख लिए, ये हमने समझने के लिए एक बनाया था, आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब जब इसको आप पढ़ेंगे ना, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंसी रेशो खत्म हो गया। देखो रेशो वैसे तो बहुत लंबे, एक एक रेशो पे मैं एक एक क्लास लगा सकता हूँ, ये हमारे इसमें अब टाइम भी नहीं है और ना इतना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, उतना उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए, है ना। आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस निकालिए, और क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, और इसके हम भी कुछ MCQ निकाल के डालेंगे इसमें। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी ना, अब इसके बाद में 2 क्लासों में शायद ये ख़त्म हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशो निकालेंगे, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उसमें भी मैं क्या करूंगा, आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी का, सेल्स का, टर्नओवर का, रेवेन्यू का। जब ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे ना, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी ऐसे एक एक सेकंड के काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।